हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड पेपर ऑफ केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट्स एंड लास्ट टॉपिक होगा आज का वो रेजोनेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा जैसे हिंदी में कहते हैं। तो एक सहज संयोजक बंध के निर्माण में मुक्त अथवा सहसंयोजक बंध को विखंडित करने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंध ऊर्जा कहते हैं। जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी द्विपरमाणु अणुओं के लिए बंध वियोजन ऊर्जा एवं बंध ऊर्जा का मान समान होता है, परंतु अगर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी बहुपरमाणु अणुओं की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए बंध ऊर्जा तथा बंध वियोजन ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न होता है। बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे क्लोरीन, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन। तो इनको क्लोरीन परमाणुओं में विभक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो है, उसका मान है 58 किलो कैलोरी पर मोल, और यही इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा भी है। यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। परंतु नेक्स्ट एग्जांपल जो है वाटर मॉलिक्यूल, गैसीय अवस्था में जल अणु। तो वहाँ इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें कि जल अणु में से जब एक हाइड्रोजन टूटता है, डिसोसिएट होता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी D1 की वैल्यू होगी 118 किलो कैलोरी पर मोल, और HO में से जब H और O अलग अलग परमाणु टूट कर बनते हैं HO में से, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू है 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू रहेगी, वो रहेगी D1 प्लस D2/2, यानी 118 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी 109 किलो कैलोरी पर मोल। यानी जब कोई बहुपरमाणु अणु होते हैं उनमें बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा का मान अलग अलग होता है, और वास्तव में जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की एवरेज वैल्यू के बराबर होती है, जैसे कि इस एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल में हमने देखा है। यानी गैसीय अवस्था में जल के अणु के प्रथम HO बंध का वियोजन ऊर्जा 118 किलो कैलोरी पर मोल है, और दूसरे OH बंध की डिसोसिएशन एनर्जी 100 किलो कैलोरी पर मोल है। तो औसत मान जो है वो होता है इसमें 109 डिग्री किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट्स, प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव में क्या है कि जब किसी अणु में दो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु उपस्थित होते हैं तो उनमें उपस्थित बंध में किसी प्रकार की ध्रुवणता उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात वह संयोजक बंध अध्रुवीय होता है। परंतु दो असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य स्थित सहसंयोजक बंध ध्रुवीय हो जाता है, अर्थात अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर सहसंयोजक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे अपना आकर्षित हो जाते हैं अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर, और इस प्रकार से अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कम विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से
कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यानी किसी भी सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिक, वो मुख्य रूप से एल्केन्स में ही होते हैं ये, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर आंशिक रूप से शिफ्ट होना ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला जिसमें कार्बन 1 पर हैलोजन X एक एटम जुड़ा है। अब क्योंकि जो हैलोजन होता है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो CX के जो बंधित इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो X की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। परिणाम स्वरूप X आंशिक रूप से ऋण आवेशित हो जाएगा और जो कार्बन है वो आंशिक रूप से धनावेशित हो जाएगा। तो C1 जो है वो अपने उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति करने के लिए C1 और C2 के बीच के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इसी प्रकार से C2 जो है वो C3 के बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से C1, C2 और C3 पर भी आंशिक जो है वो धनावेश आ जाता है। परंतु जैसे जैसे विद्युत ऋणी परमाणु से उन कार्बन परमाणुओं की दूरी बढ़ती है, उसके साथ साथ जो धनावेश की मात्रा है वो भी कम होती जाती है। तो इस प्रकार किसी विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन को ही प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। और यह प्रभाव, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यह प्रभाव स्थायी होता है और इसे इस प्रकार से तीर के एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तीर होता है ये विद्युत ऋणी जो परमाणु है उसकी तरफ इंगित होता हुआ दिखाया जाता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं -I इफेक्ट और दूसरे होते हैं +I इफेक्ट। -I इफेक्ट यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि यदि कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जैसे कि हैलोजन पर उपस्थित हो तो उस समूह पर नेगेटिव आवेश आ जाता है और ऐसा जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप भी कहलाता है। तो इसके कारण जो प्रभाव है वो कहलाएगा -I प्रभाव। एग्जाम्पल है जैसे हैलोजन्स, उसके अलावा NO2, CN, COOH, CHO, COOR। सेकंड जो टाइप है वो है +I इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यदि कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के सिरे पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस प्रकार का जो आवेश होता है ये +I इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। मुख्य रूप से ये जो दर्शाने वाले होते हैं ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 होगा, COO नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया। ये जो सारे समूह होते हैं ये +I प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो डबल बॉन्डेड अथवा ट्रिपल बॉन्डेड वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड से बंधित एक परमाणु पर हो जाता है। यानी पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है ये द्विबंधित परमाणुओं का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर। ये विस्थापन कहाँ होता है कि जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म आता है उस पर तो ऋणावेश होगा और दूसरे परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। यह प्रभाव
अस्थायी होता है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो वह प्रभाव स्थायी होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये अस्थायी होता है। क्योंकि किसी अभिकर्मक की अभिक्रिया में से हटा देने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है वो उस रिएक्शन के दौरान उस रिएजेंट जो रिएक्शन के उस किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा होता है उसी दौरान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये प्रभाव में आता है। और जैसे ही अभिक्रिया से उस रिएजेंट अभिक्रिया से हट जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मल्टी एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बंधित अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। मतलब डबल बॉन्डेड या जो ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होते हैं या अन्य किसी परमाणु की उपस्थिति वहाँ होती है तो जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन उसी की ओर हो जाता है और वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बोनिल समूह है उसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ऑक्सीजन की ओर होता है और वह हो जाता है पार्शली नेगेटिवली चार्ज और कार्बन हो जाता है पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह प्रभाव भी दो प्रकार का होता है, प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव। प्लस यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नेगेटिव, माइनस यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। प्लस ई प्रभाव बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन्स उस बंधित परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं जिससे रिएजेंट परमाणु जुड़ता है। यानी जो दो एटम हैं जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उस परमाणु की ओर आकर्षित होंगे जिसके साथ आक्रमण करने वाला रिएजेंट जुड़ेगा, ये कहलाएगा प्लस ई प्रभाव। दूसरी तरफ माइनस ई प्रभाव कि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन्स उस बंधित परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं जिससे आक्रमण करने वाला समूह न जुड़ता हो, जस्ट अपोजिट ऑफ प्लस ई प्रभाव। आज के क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेजोनेंस यानी अनुनाद। जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक संरचना द्वारा दर्शाया जाता है तो प्रत्येक संरचना द्वारा यौगिक के किसी न किसी गुण की व्याख्या की जा सकती है। तो ये संरचनाएं अनुनादी संरचना कहलाती है तथा ये जो घटना है यानी ये जो फिनोमिना है ये अनुनाद कहलाता है। तो अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं। ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती हैं। यौगिक की वास्तविक संरचना में अनुनादी संरचना तथा अनुनादी संकर का योगदान होता है। अनुनाद से यौगिक की ऊर्जा कम होने के कारण उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनुनाद का कि इसकी ऊर्जा अनुनाद से उस यौगिक की ऊर्जा अपेक्षाकृत कम हो जाती है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे यहाँ आप एक पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अनुनाद पाया जाता है। 3 इसकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं। तो दो द्विबंध होते हुए भी ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के पीछे का जो कारण है वो है इसमें अनुनाद का पाया जाना। और 3 संरचनाओं में आप देख रहे हैं 2 संरचनाएं आवेशित होती हैं जबकि एक जो संरचना होती है वो उदासीन होती है। सेकंड एग्जाम्पल है ये बेंजीन का।
बेंजीन की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं मुख्य, जिसमें से 2 संरचनाएं कैकुले संरचना होती है, 3 जो ये संरचनाएं डेवार संरचनाएं कहलाती हैं। कैकुले संरचनाओं का 80% योगदान होता है अनुनाद में, जबकि 20% अनुनाद में डेवार संरचनाओं का योगदान होता है। तो वास्तविक जो संरचना है वो बेंजीन की, वो इन सब का अनुनाद संकर होता है। अब अनुनाद के कुछ नियम होते हैं। क्या है कि सभी अनुनादी संरचनाएं लुईस संरचना की पालना करते हुए लिखनी चाहिए, जिसमें वो सभी बंध युग्मित इलेक्ट्रॉन एवं आवेशों को पूर्ण उसमें दर्शाया जाए। सभी अनुनादी संरचनाओं में परमाणु की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचनाओं में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान रहती है। अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो तो वह संरचना ज़्यादा स्थायी होगी, जिसमें नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर उपस्थित हो तो। उन अनुनादी संरचनाओं का योगदान सर्वाधिक होता है जिसमें आवेश का फैलाव अधिक तथा विपरीत आवेशों का पृथक्करण न्यूनतम होता है। वे अनुनादी संरचनाएं कम महत्व की होती हैं जिनमें समान आवेश निकटतम परमाणुओं पर आ जाता है। अब अगर अनुनाद ऊर्जा की बात करते हैं, अनुनादी ऊर्जा की हम बात करते हैं, तो यह किसके बराबर होती है? सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा माइनस अनुनाद संकर की ऊर्जा। ये जो वैल्यू है ये अनुनाद ऊर्जा की वैल्यू होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।